हेलो गाइस, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, मैं अभी एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको जो है ना उनके आईएस कोड के हिसाब से जो है डिफ़ाइन करूँगा। इसके पहले भी मैंने जो है किया है, लेकिन वो छोटे छोटे से वीडियोस बनाए थे, लेकिन ये एक डिटेल वीडियो होगा जिसमें मैं हर इंग्रेडिएंट को पकड़ूंगा एक दिन और उसके बारे में उसको जो है डिफ़ाइन करूँगा कि उसका आईएस कोड जो है क्या बोलता है। IS 383 किसका कोड है? ये जो है एग्रीगेट की स्पेसिफिकेशंस बताता है। एग्रीगेट की स्पेसिफिकेशन किसके लिए? जो कंक्रीट में यूज़ होगा। कंक्रीट में जो एग्रीगेट यूज़ होगा उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो कहाँ दी हुई है? IS 383 में। सिर्फ कंक्रीट की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप रोड बनाते हैं, रोड के लिए जो DBM या फिर BC है, BM है, इसके लिए जो है जो एग्रीगेट की स्पेसिफिकेशन है वो कहाँ से मिलेगी? वो एग्रीगेट की स्पेसिफिकेशन मिलेगी मोर्थ से। वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट दे रखी है। करेक्ट? तो हम बात कर रहे हैं कंक्रीट की, और मैं आपको बता दूं कि कंक्रीट क्या है। कंक्रीट एक मिक्सचर है सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और वाटर का। जो बुक्स हैं उसकी तो वो तो यही बोलती हैं, लेकिन अभी आज के टाइम में हम जो है कंक्रीट में और भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, उसके अलावा एडमिक्सचर्स यूज़ करते हैं। एडमिक्सचर, केमिकल एडमिक्सचर। दूसरे कौन से एडमिक्सचर्स होते हैं? जैसे अपने फ्लाई ऐश है, ठीक है, तो फ्लाई ऐश है या फिर जो है स्लैग है, ये भी यूज़ होते हैं। तो ये केमिकल एडमिक्सचर नहीं है, बल्कि जो है ये इनको हम बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी नाम याद आएगा तो मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी आज हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है एग्रीगेट की स्पेसिफिकेशन एज पर IS 383। इसका जब आप स्कोप देखेंगे ना, IS 383 का जो है जो पहला क्लॉज है स्कोप, वो क्या बोलता है? दिस स्टैंडर्ड कवर्स द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एग्रीगेट क्रश्ड और अनक्रश्ड। क्रश्ड, अनक्रश्ड, ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं? रिवर है या फिर जो है अपने जो है पहाड़ वगैरह हैं, ठीक है, या फिर जो है हमारे मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट हैं। उन सब की डेफिनेशंस जो है इसमें दे रखी है कि जब कंक्रीट में यूज़ होंगे तो उनकी जो है क्वालिटी क्या होगी एग्रीगेट की, और कितना परसेंटेज यूज़ हो सकता है। अच्छा, मैं आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं जो है मैन्युफैक्चर एग्रीगेट को बिल्कुल टच नहीं करूँगा। मैं आज सब जो है नेचुरल सोर्सेज से जो एग्रीगेट आ रहे हैं, क्रश्ड, अनक्रश्ड, उनको बारे में बताऊँगा और उसकी डिटेल को जो है बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, एग्रीगेट की जो है डेफिनेशन है उसको जो है हम दो पार्ट में कर सकते हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट किसको बोलते हैं? कोर्स एग्रीगेट वो एग्रीगेट है जो 4.75 mm की ISC पर मैक्सिमम रिटेन हो जाए, उसको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। फाइन एग्रीगेट किसको बोलते हैं? जो 4.75 mm की ISC पर मैक्सिमम पास हो जाए, सीप से मैक्सिमम पास हो जाए, उसको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। अच्छा, अब ये मैक्सिमम की डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम की डेफिनेशन ये है कि वो 4.7, जब हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट मैक्सिमम रुक जाए 4.75 के सीएम पर, तो मैक्सिमम कितना होता है? 100%। अगर उस पर 100% रुक जाए तो वो कोर्स एग्रीगेट है। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम है, उसने 100% नहीं बोला है, तो हमने बोला 100% भी रुक सकता है। और जो 4.75 के सीव से 100% पास हो जाए या मैक्सिमम पास हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? फाइन एग्रीगेट बोलेंगे। आप जो है अगर इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं तो आप जाइए कोर्स एग्रीगेट की जो ग्रेडिंग दे रखी है टेबल नंबर 7 में, उसमें जो है जा करके देख लीजिए। उसमें 80 mm, 63 mm, 40 mm, 20 mm, 16 mm, 12.5 mm, 10 mm, ये जो एग्रीगेट के साइजेस हैं, इनको देखिए कि 4.75 के सीफ पर कितना पास हैं। हम 10 mm को देखते हैं। 10 mm क्या बोल रहा है? 10 mm 0 से लेकर के 20 mm, 0 से 20% पास हो सकता है। 0 का मतलब क्या है? 100% रिटेन हो रहा है। करेक्ट? अब आ जाइए 12.5 पे, 0 से 10, इसमें भी देखिए 0। उसके बाद आ जाइए 16 mm पे, वो भी है 0 से 5, और उसके बाद आ जाइए 20 mm और 40 mm। तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो है 4.75 से कितना जो है इसमें 4.75 पे कितना रिटेन हो रहा है? 100% तक रिटेन हो रहा है। और यही अगर फाइन एग्रीगेट हो तो फाइन एग्रीगेट की आपकी जो है जब टेबल जाएंगे, टेबल नंबर 9 है, टेबल नंबर 9 है, और उसमें जाकर के आप चारों जोन की जो सैंड है या फिर चारों जोन के जो फाइन एग्रीगेट हैं उनकी स्पेसिफिकेशन को आप जब चेक करेंगे और देखेंगे तो 4.75 से
ऑलमोस्ट चारों की चारों जो है जोन पे जो है 100% पासिंग है, 90 to 100, 90 to 100, 90 to 100। तो इसीलिए बोला गया मैक्सिमम पास हो जाए। अच्छा, रुक भी सकता है, 90 to 100 है, इसका मतलब कुछ रुक भी सकता है 10% तक, मैक्सिमम 10%। उसी तरह से कोर्स एग्रीगेट जो है वो कुछ पास भी हो सकता है, वो है कितना, किसी में 0 से 20 दे रखा है तो 20% पास हो सकता है, किसी में जो है 0 से 10 दे रखा है तो 10% पास हो सकता है, करेक्ट। तो ये डेफिनेशन है कि कोर्स एग्रीगेट वो एग्रीगेट कहलाता है जो कि 4.75 mm के सीप पर मैक्सिमम रुक जाए, उसको बोलेंगे कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट किसको बोलेंगे, जो 4.75 mm की IS सीप से मैक्सिमम पास हो जाए उसको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई कोर्स एग्रीगेट की और फाइन एग्रीगेट की। अच्छा, कोर्स एग्रीगेट को मैंने भी बताया आपको, जो है इसमें जो है आप चले जाइए, क्लॉज नंबर है 3.1। आप 3.1 में जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें डेफिनेशन दे रखी है फाइन एग्रीगेट के लिए। और फाइन एग्रीगेट कितने तरह का होता है, पहला 3.11 फाइन एग्रीगेट नेचुरल सैंड। नेचुरल सैंड क्या है, बहुत सिंपल, जो नदियों में मिलती है हमें, करेक्ट, उसको नेचुरल सैंड बोलते हैं। उसके बाद दूसरी आ जाइए क्रस्ड सैंड। क्रस्ड सैंड किसको बोलते हैं, ये जो हमारे एग्रीगेट होते हैं ना, एग्रीगेट या फिर जो है जो हमारे नदी से निकले हुए हमारे जो पेबल्स होते हैं, नेचुरल एग्रीगेट, इनको जब हम क्रश करते हैं तो उससे जो फाइन पाउडर हमें जो मिलता है, जो कि 4.75 से जो है मैक्सिमम पासिंग है, वो हमारा जो है क्रश सैंड है। अच्छा, उसके नीचे आएंगे 3.1.2.2 क्रश ग्रेवल सैंड, जिसको भी मैंने बताया, वही ग्रेवल को जो है जब क्रश करेंगे तो वो ग्रेवल सैंड हो गई। उससे नीचे आ जाइए मिक्स सैंड। मिक्स सैंड का मतलब क्या है, मिक्स सैंड का मतलब ये है कि मिक्स सैंड में जो है कुछ तो क्रश मटेरियल मिक्स है और कुछ नेचुरल है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें बिल्कुल भी मैन्युफैक्चर सैंड नहीं है, इसमें जो है वो सैंड है, ध्यान रखिएगा, हमारी जो मिक्स सैंड, इसमें टोटल सैंड जो है क्या है, नेचुरल सोर्स से आई हुई सैंड है, नेचुरल सोर्स से, यानी कुछ तो नदी की सैंड है और कुछ क्रश होकर के, कहाँ से क्रश कहाँ की गई, क्रशर पे की गई। और ये जो पत्थर वहाँ पे यूज़ हुआ क्रश करने के लिए, क्या कहाँ से आया, पहाड़ों से आया या फिर जो है किसी माइन से आया, करेक्ट। तो ये हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज से आई हुई। तो हमने बताया आपको फाइन एग्रीगेट कितने तरह का होता है, नेचुरल सैंड हो सकती है, क्रश्ड सैंड हो सकती है, क्रश्ड क्या हो सकती है, क्रश सैंड यानी जो हमने स्टोन को जो है क्रश किया तो वो क्रश सैंड कहलाई। तीसरी आ जाओ क्रश्ड ग्रेवल सैंड, जो हमने ग्रेवल को क्रश किया तो क्रश ग्रेवल सैंड कहलाई। ये 3 तरह की हो गई। चौथी आ जाओ मिक्स सैंड। मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। यूजुअली क्या है, जैसे भी हम जो है भोपाल में हैं तो यहाँ पर जो है आपको नेचुरल सैंड मिल जाएगी आसपास किसी नदी में, अच्छी जोन 2 की और जोन 3 की या जोन 1 की भी सैंड मिल जाएगी। और मैं आपको बताऊँ कंक्रीट में जो है यूजुअली जो है हम लोग जोन 2, जोन 1 और जोन 3 की ही सैंड यूज़ करते हैं, जोन 4 की सैंड अलाउड नहीं है। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है, डेफिनेटली हमें कुछ भी बोलना है तो मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ कहाँ पर लिखी हुई, उसके स्पेसिफिकेशन कहाँ। लेकिन ये जोन 4 की सैंड हमें जो है कंक्रीट में नहीं यूज़ करना है, इसकी स्पेसिफिकेशन कहाँ लिखी हुई है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अब आ जाइए, उसके नीचे है मैन्युफैक्चर फाइन एग्रीगेट, जो कि हमने आपको बोला है कि मैं बिल्कुल डिफाइन नहीं करूँगा, उसको बाद में पकड़ेंगे। नीचे आ जाइए कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट भी वही है, नेचुरल सोर्स, दूसरा मैन्युफैक्चर सोर्स। नेचुरल सोर्स जो पहाड़ों से या माइन से किसी से जो है एक्सकेवेट करके निकाला गया और क्रश किया गया, या फिर पेबल्स वगैरह जो नदी से निकला और उसको जो है क्रश किया गया। ये तो हो गए हमारे कोर्स और फाइन एग्रीगेट। अब इसके बाद ऑल इन एग्रीगेट क्या है, ऑल इन एग्रीगेट। ऑल इन एग्रीगेट जो हमारा 3.3 क्लॉज है, ऑल इन एग्रीगेट का मतलब यह है कि इसमें कोर्स और फाइन एग्रीगेट मिक्स है। जब हम कंक्रीट के लिए जो है ना हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट की कितना एग्रीगेट उसमें होना चाहिए, तो उसके लिए जो है ऑल इन एग्रीगेट की जो है एक एनवेलप है जिसको बोलते हैं, उस एनवेलप के हिसाब से ग्रेडेशन करने के बाद में हम देखते हैं कि एनवेलप में वो फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। उस एनवेलप में अगर फिट हो रहा है तो बढ़िया ऑल इन एग्रीगेट हमारा जो है कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऑल इन एग्रीगेट का मतलब ये है कि उसमें हमारा कोर्स एग्रीगेट भी है और फाइन एग्रीगेट मिक्स है। अब आ जाइए एग्रीगेट की क्वालिटी को लेकर के जो भी हम बात कर रहे थे, ये तो हो गया साइजेस को लेकर के। एग्रीगेट की क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए, एग्रीगेट को अपने साइज़ का होना चाहिए, जो उसकी साइज़ का मतलब ये जो ग्रेडेशन दे रखा हैगा, हमने बताया कोर्स एग्रीगेट के लिए ग्रेडेशन की जो वो दे रखी है, सिंगल साइज एग्रीगेट और चाहे तो ग्रेडेड एग्रीगेट, इन दोनों की जो है जो ग्रेडिंग दे रखी है वो आपकी जो है टेबल नंबर 7 में दे रखी है, और सैंड के लिए जो है टेबल नंबर 9 में दे रखा है। पीछे आपको नज़र भी आ रहा होगा, करेक्ट। अच्छा,
एग्रीगेट के टेस्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हो गया ग्रेडेशन, ठीक है। दूसरा कौन सा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर अब्जॉर्प्शन और साउंडनेस, और फिर इसके आ जाते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू या फिर 10% फाइन वैल्यू, लॉस एंजल्स एब्रेजन वैल्यू। ये हो गए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। फिर आ जाइए इसके जो है केमिकल टेस्ट होते हैं। केमिकल में कौन कौन से होते हैं? अच्छा हाँ, मैंने आपको डिलीट्रियस मटेरियल के बारे में तो बताया ही नहीं। डिलीट्रियस मटेरियल, ये जो है डिलीट्रियस मटेरियल जो है, मैं आपको बताऊं, इसके लिए क्लॉज नंबर 5 आता है। इसमें जो है लिखा हुआ है जो कोर्स एग्रीगेट के लिए कि डिलीट्रियस मटेरियल एग्रीगेट शेल नॉट कंटेन एनी हार्मफुल मटेरियल सच एज पाइराइट्स, कोल, लिग्नाइट, माइका, शेल और सिमिलर। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर जब कोर्स एग्रीगेट की जब डिफिनेशन बता रहा है तो एग्रीगेट के बारे में वो बोल रहा है कि इसमें जो है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ें हैं क्या? ये चीज़ें कहलाती हैं डिलीट्रियस मटेरियल। कौन कौन सी? पाइराइट, कोल, लिग्नाइट, माइका, शेल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या कहलाती हैं? डिलीट्रियस मटेरियल। इसके अलावा ही 5.2 क्लॉज में आखिरी लाइन में जाएंगे ना आप, आखिरी 2 लाइन उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एग्रीगेट टू बी यूज फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट शैल नॉट कंटेन एनी मटेरियल लाइबल टू अटैक द स्टील रीइंफोर्समेंट। तो वो क्या किसके बारे में बता रहा है? वो बता रहा है क्लोराइड और सल्फेट के बारे में भी, कि क्लोराइड और सल्फेट की जो स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट दे रखी है IS 456 में वो फुलफिल होना चाहिए एग्रीगेट को लेकर के। उसमें यानी कि जितने कंक्रीट में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, हर एक में मैक्सिमम कितना जो है क्लोराइड और सल्फेट होगा, वो जो लिमिट दे रखी है उसको फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर फुलफिल नहीं हुई और एग्रीगेट या सल्फेट वो उसमें क्लोराइड या सल्फेट ज़्यादा रहा तो आप ये समझ लीजिए बहुत ही हार्मफुल है और वो स्टील को कोरोडेट कर सकता है और लॉन्ग टाइम में आपका जो है स्ट्रक्चर जो है टूट सकता है। क्यों? उसको बाद में भी डिफाइन किया जाएगा। तो समझ गए? तो डिलीट्रियस मटेरियल है और डिलीट्रियस मटेरियल की जो टेस्टिंग होती है वो जो है केमिकल टेस्टिंग होती है। केमिकल के ज़रिए जो है वो निकाला जाता है। इसको जो है हम यूजुअली जो है फिजिकल टेस्ट में जो है नहीं हम निकाल सकते, यानी कि इनको जो है हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और डिलीट्रियस मटेरियल की जो है लिमिट भी दे रखी है, वो है टेबल नंबर 2। उसमें आप जाएंगे तो जैसे कोल और लिग्नाइट है, क्रश्ड मिक्स की बात करते हैं। अगर हमारा क्रश्ड एग्रीगेट है तो उसमें क्या है 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्ले लम्स है 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा मटेरियल, अब आगे मटेरियल हमने जो है फाइनर देन 75 माइक्रोन। जब हम IS सीव से जो है ना 75 माइक्रोन की जो IS सीव है उससे हम जो है सैंड को जो है हम सीव करते हैं तो वो 3% से ज़्यादा जो है पास नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द क्राइटेरिया गिवन इन टेबल नंबर 2। क्योंकि 75 माइक्रोन से पासिंग मटेरियल क्या होता है? वो सिल्ट और क्ले होता है, ठीक है। तो नेचुरल सैंड अगर है तो वो 3% से ज़्यादा पास नहीं होनी चाहिए। और उसी की जगह अगर हमारा क्रश्ड सैंड है, यानी कि हमारा क्रश्ड फाइन एग्रीगेट है, तो वो क्या होना चाहिए? उसके लिए लिमिट दे रखी है 15% की लिमिट दे रखी है। और यहाँ पर अगर हमारा जो है ये सैंड अगर मिक्स हो, क्रश सैंड जो है इसमें नेचुरल सैंड और क्रश सैंड को मिक्स कर दिया जाए, ये दिल्ली में बहुत होता है। आपको बताऊँ कि दिल्ली में नेचुरल सैंड अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे जो है वो मिक्स सैंड आती है, ठीक है। और मिक्स सैंड को एक बात ध्यान में रखिएगा, उसको एम सैंड नहीं बोलते हैं। मिक्स सैंड इज़ द डिफरेंट थिंग जो नेचुरल सोर्स से आती है। और जो एम सैंड होती है वो होती है मैन्युफैक्चर सैंड, जो कि जो है हम आपको अलग डिफाइन करेंगे, स्लैग्स वगैरह से बनती है, ये स्टील स्लैग, आयरन स्लैग वगैरह से बनती है, ठीक है। उसको बाद में डिफाइन करेंगे। तो हमारा जो है इसमें जो डिफिनेशन दे रखी है, हमने बताया कि अनक्रश्ड सैंड है तो उसमें 75 माइक्रोन से पासिंग 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हम टेस्ट कैसे करेंगे? 75 माइक्रोन पे जो है मान लीजिए कि हमने जो है 1 kg सैंड ले ली और उसको वॉश कर लिया। वॉश करके जितना परसेंटेज पास हो गया वो जो है 75 माइक्रोन से पासिंग है, करेक्ट। तो ये हमने बताया आपको टेबल नंबर 2 में डिलीट्रियस मटेरियल के बारे में बता रखा है। एक टेस्ट हम और भूल गए, 5.3 में दे रखा है कंबाइंड फ्लैकनेस एंड एलोंगेशन टेस्ट, जिसकी लिमिट भी दे रखी है। द कंबाइंड फ्लैकनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स सो ऑब्टेन शैल नॉट एक्सीड 40%। यानी कि कंक्रीट में अगर आप एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं तो एग्रीगेट जो है उसका फ्लैकनेस एलोंगेशन मिला करके 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। ये कहाँ दे रखा है? 5.3 क्लास में दे रखा है, IS 383 5.3 क्लास में दे रखा है, ओके। अब आ जाइए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमने बताया आपको, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। इम्पैक्ट वैल्यू की जो है वो बोलता है कि अगर हमारा एग्रीगेट जो है वियरिंग सरफेस में यूज़ हो रहा है या फिर रनवे पे है या फिर जो है टनल की लाइनिंग्स वगैरह बन रही हैं तो 30% से ज़्यादा जो है हमारा
AIV की AIV नहीं होना चाहिए, AIV जो है मैक्सिमम 30% है। एग्रीगेट जब हम उसको जो है, अच्छा ये एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू को हम कैसे टेस्ट करते हैं, इसके आप वीडियोस देखेंगे तो हो सकता है आपको यूट्यूब पे मिल जाए, बहुत सिंपल तरीका है। अगर IS 2386 जो है पार्ट 4 उसको फॉलो करते हैं, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है टेस्ट मैकेनिकल टेस्ट के लिए बना है कि कैसे जो है टेस्ट किए जाते हैं, उसमें एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के बारे में बताता है कि हमें जो इसमें सैंपल लेना है 12.5 mm से पासिंग और 10 mm पे रिटेन सैंपल लेना है, करेक्ट। ये सैंपल लेना है और इसमें जो है ये सैंपल ले करके इसको हमें टेस्ट करना है, और इसको जो हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का जो अपरेटस है उसमें जो है एक बोल होता है, बोल में जो है हमें डाल देना है और फिर हमें ब्लोज देने हैं। कितने ब्लोज देने हैं? 15 ब्लोज देने हैं। 15 ब्लोज देने के बाद में इसको हम जो है सीव करेंगे, किससे? 2.36 mm से हम इसको सीव कर लेते हैं, और सीव करने के बाद जो पास हो जाता है मटेरियल वो परसेंटेज हम निकाल लेते हैं कितना पास हो गया। वो पासिंग जो है 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके गाइज, वो पासिंग कितनी होनी चाहिए? 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, की वो वैल्यू जो भी पासिंग होता है वो वैल्यू कहलाती है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। दूसरा आ जाओ, एग्रीगेट जो है क्रशिंग वैल्यू, एक ये टेस्ट है, इसके लिए भी है कि 30% से ज़्यादा जो है इसकी लिमिट है, कि 30% से ज़्यादा जो है इसकी लिमिट नहीं आनी चाहिए। सेम उसी तरह से एक टेस्ट है, इसको मैं अलग से डिफाइन कर दूंगा। एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू है, एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू के लिए भी जो है उसका भी कोड है वही IS 383 वो IS 2386 पार्ट 4। इसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, अलग अलग से टेबल दे रखी हैं, अलग अलग ग्रेड दे रखे हैं, उसके हिसाब से सैंपल ले करके आपको 5 kg का एक उसमें जो है 10 kg का भी सैंपल बनता है, ठीक है। वो सैंपल लेकर के आपको एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू जो है उसमें जो मशीन है एब्रेजन की उसमें डालना है, और एज़ पर दैट जो है मैं उसको जो है रेवोल्यूशन देने हैं। वो रेवोल्यूशन देने के बाद में फिर से वही हमें जो है इसको सीव कर लेना है। मैं इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ कि उसमें जो है IS सीव कौन सी यूज़ होती है, मैं आपको बाद में बताऊँगा जब इस टेस्ट को मैं डिफाइन करूँगा 2386 पार्ट 4 पढ़ करके, ठीक है। एक तो ये टेस्ट हो गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो बताया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन से टेस्ट हैं? एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जिसको 10% फाइन वैल्यू भी बोलते हैं, सेम उसी तरह से वो टेस्ट होता है, बस उसमें लोड जो है 50 किलोमीटर का देते हैं। इसके बाद दूसरा आ जाइए, तीसरा क्या है? एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू टेस्ट, ठीक है। साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट भी जो है टेस्ट करते हैं। अच्छा, साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट जो है इनिशियली जब हम एग्रीगेट को जो है ना सोर्स से लेकर के आते हैं, क्रशर से लेकर के आते हैं, जब हम क्रशर को अप्रूव करा रहे होते हैं तो उस टाइम करना ज़रूरी होता है। तब हमें जो है ये पता चल जाता है कि इसकी साउंडनेस जो है दो तरह से जो है टेस्ट किया जाता है, MgSO4 से और Na2SO4 से भी किया जाता है। इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। इसमें जो है अगर सोडियम सल्फेट से हम टेस्ट कर रहे हैं तो 10% जो है उसकी वैल्यू दे रखी, मैक्सिमम 10%, उससे ज़्यादा जो है वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और जब हम MgSO4 से कर रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट से, तब 15% मैक्सिमम वैल्यू उसकी दे रखी है फॉर फाइन एग्रीगेट, ठीक है। ये फाइन एग्रीगेट की वैल्यू है। फाइन एग्रीगेट के लिए 10% है Na2SO4 से, और 15% है जब वी आर यूजिंग मटेरियल, वो वी आर यूजिंग केमिकल MgSO4। अच्छा, अगर कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट में 12 और 18% है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आना चाहिए साउंडनेस की। 12% कब है? जब हम Na2SO4 यूज़ कर रहे हैं, और जब हम कोर्स एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो हम MgSO4 से जो है हम साउंडनेस टेस्ट कर रहे हैं, तो 18% से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्लॉज कौन सा है? 5.5 क्लॉज है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो आप उसको समझ में आ जाएगा। और इसका टेस्ट करने का तरीका किस में दे रखा है? इसका जो है 2386 पार्ट 5 है, ओके। पार्ट 5 को मैं फिर से डिफाइन करूँगा, ये जो टेस्ट है मैं इसको अलग अलग डिफाइन करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आता है एग्रीगेट अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। एक ये टेस्ट है, ये केमिकल टेस्ट होता है, इसको भी अलग से हम डिफाइन करेंगे। तो ये टेस्ट हो गए जो कि हम जो है करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है कौन कौन से टेस्ट जो है डेली होते हैं, कौन से टेस्ट की जो है फ्रीक्वेंसी जो है क्या होगी, ये कैसे डिफाइन किया जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू, एब्रेजन वैल्यू, एक्चुअली ये जो है सोर्स के टेस्ट हैं। किसके? कि सोर्स जो वहाँ से एग्रीगेट आ रहा है, अगर उसको आपने एक बार टेस्ट कर लिया, क्योंकि होता क्या है, जब हम जो है किसी भी जो है क्वेरी से माल लेकर के आते हैं, एग्रीगेट के जो है बोल्डर्स लेके आते हैं और उनको फिर क्रश करते हैं, तो वहाँ की क्वेरी इतनी जल्दी जो है वो लेयर्स बदलती नहीं है। तो इसलिए यूजुअली बहुत सी जगह पर जो है इनकी टेस्टिंग कहीं कहीं पे 1 मंथ में है, कहीं कहीं पे 3 मंथ्स भी रखते हैं। तो ये सोर्स के एग्रीगेट है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर ऑब्जॉर्प्शन, ये भी एग्रीगेट का चेंज नहीं होता जब तक कि सोर्स चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। तो इसलिए ये भी जो है एक तरह से सोर्स के टेस्ट हैं। ग्रेडेशन जो है आपको बताऊं, ग्रेडेशन अगर क्रशर में आपकी सीव गड़बड़ हो गई, सीव टूट गई, कुछ हो गया, तो ग्रेडेशन गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए जो है
और आपको पता है एग्रीगेट लगभग ऑलमोस्ट एवरी जितने भी जो है हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डेली आता है, इसीलिए एग्रीगेट का जो टेस्ट है, जो ग्रेडेशन है, वो डेली किया जाता है कि डेली चेक करते रहो कि हमारी लिमिट जो हमने बना रखी है, जो हमने डिज़ाइन के टाइम में सेट किया हुआ है, क्या वैसे ही हमारा एग्रीगेट है, वो चेंज तो नहीं हो गया है। क्रशर में हमें कुछ बोलना तो नहीं है कि कोई जो है उसकी सीप फट गई हो और उसमें से जो है बड़े साइज़ के एग्रीगेट आने लगे हों। तो ठीक है, एग्रीगेट के जो ये टेस्ट है ग्रेडेशन वगैरह या फिर फ्लैटनेस एलोंगेशन, ये जो है क्या है, अच्छा हाँ, फ्लैटनेस एलोंगेशन जो है ना, ये भी क्रशर का टेस्ट है, यानी कि जो एग्रीगेट की क्वालिटी तो बताता है, लेकिन ये जो है डिपेंड करता है क्रशर पे कि जो क्रशर है वो कौन सा है। अगर क्रशर हमारा जो है सिंगल स्टेज क्रशर है, सिर्फ जॉ लगा हुआ है, उसके आगे रोलर है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो है ना फ्लैटनेस एलोंगेशन तो 45 प्लस आएगा ही आएगा। इवन मैं आपको बताऊं कि आपके जो है ना 2 स्टेज क्रशर, यानी कि जो है जॉ के साथ साथ जो है हमारा जो है ये कोन भी लगा हुआ है, तब भी आप ये मान लीजिए कि 30 प्लस ही हमारी आती है, 32, 33, 34, इस तरह से कभी कभी 35 से ऊपर तक पहुंच जाता है हमारा फ्लैटनेस एलोंगेशन कंबाइन जो है। लेकिन अगर यही 3 स्टेज क्रशर है, जहाँ पर हमारा जॉ है, कोन है, उसके साथ वर्टिकल शाफ्ट है, VI बोलते हैं जिसको, और ये तीनों लगे हुए हैं, तब आप ये समझ लीजिए कि हमारी ये जो फ्लैटनेस एलोंगेशन मिला करके 15% से भी डाउन आ जाता है। और इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि फ्लैटनेस एलोंगेशन जितना कम होगा, इम्पैक्ट वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू और लॉस एंजल्स वैल्यू उतनी कम आएगी, यानी कि जो उसमें जो परसेंटेज ऑफ पासिंग होता है ना, उतना कम हो जाएगा, ये वैल्यूज़ उतनी कम आएगी, और जितनी कम आएगी उतना अच्छा एग्रीगेट कहलाता है। ठीक है, तो दीज आर द स्पेसिफिकेशन। मेरा ख्याल से मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम इसमें जो है जो और भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि सैंड या फिर मैन्युफैक्चरर एग्रीगेट मैन्युफैक्चर सैंड, उसके बारे में हम आपको फिर से डिफाइन करेंगे। तो इन चीज़ों पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।